JEE main paper का solution. So question number 1. It says two identical photocathodes receive light of frequency f1 and f2 if the velocities of photoelectrons emitted are v1 v2 respectively. So we need to find out which relation is going to hold good. So you know Einstein formula like hf, the incident energy, it goes to work function plus k max. Now ये जो velocities है v1 v2 this should have been written कि ये maximum velocities है. हालांकि चार ऑप्शन हमको maximum velocity से ही हम निकाल पाएंगे. So it would have been better अगर v1 v2 maximum velocity indicate किया गया था. Anyway अगर हम लोग उसको maximum मानते हैं तो ये लिखेंगे hf1 phi plus half m v1 square. Now phi since same photo cathode है मतलब सेम प्लेट है जिस पर हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं तो phi की वैल्यू वही रहेगी. जब हम लोग लाइट की इंटेंसिटी बदलेंगे फ्रीक्वेंसी बदलेंगे रादर सो इंसिडेंट एनर्जी चेंज हो जाएगी, वर्क फंक्शन वही रहेगा और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू के स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आ जाएगी. ऑप्शंस में अपने को फाई नज़र नहीं आ रहा है सो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इफ यू सब्ट्रैक्टेड यू आर गोइंग टू गेट लाइक एच एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल टू हाफ एम, यू कैन टेक कॉमन, इज गोइंग टू लाइक वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर. So from here we can find out what is v1 v2 के squares का difference is. So v1 square minus v2 square is going to be like twice h f1 minus f2 divided by m. ऐसा कोई option अपने को दिखना होगा. So you'll find a option is going to match properly. So a को mark कर देंगे. Question number 2, it says Einstein's photoelectric equation, the same equation that we have used over here. The graph of all kinetic energy of the emitted photoelectrons from a metal versus the frequency of incident radiation is a straight line whose slope is what? सो इट्स लाइक एच एफ फ्रीक्वेंसी एनर्जी आप देते हो तो ये वर्क फंक्शन आता है और काइनेटिक एनर्जी आता है. सो द ग्राफ इज बिटवीन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. सो अगर आप यहाँ पर के को एक तरफ करो तो ये बनेगा कुछ माइनस एच एफ प्लस और राइट रादर इट्स गोइंग टू लाइक एच एफ माइनस फाइव. इसको जब आप प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, एफ के साथ प्लॉट करोगे काइनेटिक एनर्जी का. सो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट काइंड ऑफ इक्वेशन यू कैन सी ओवर हियर. इट्स गोइंग टू बी ऑफ नेगेटिव इंटरसेप्ट सो कुछ ऐसा आ जाएगा. इसका जो स्लोप आएगा वो tan थीटा होगा और दिस tan थीटा इज गोइंग टू बी गिवन बाय एच प्लैंक्स कांस्टेंट और h इज यूनिवर्सल कांस्टेंट तो वो कांस्टेंट रहेगा. आपसे पूछता है कि स्लोप किस बात पे डिपेंड करता है. डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड बोथ और मे बी इंडिपेंडेंट ऑफ दीज थिंग्स. सेम फॉर ऑल मेटल. So yes, you will say it has to be same for all metal and it is independent of the intensity or these things. So constant अपना आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. इट सेज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज नोन टू अस. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. यू नो लाइक एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम वेवलेंथ डालते हैं तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है वर्क फंक्शन से, तो फिर वो अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देता है. सो वी कैन से कि जो वर्क फंक्शन है वो एच सी बाई लेमडा नॉट हो सकता है, जहाँ पर लेमडा नॉट लॉन्गेस्ट वेव लेंथ को कहलाएगा. अपने को वर्क फंक्शन दे रखा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आप जानते हो कि इसको 12,400 लिखने से वेवलेंथ अपने को मिल जाता है रफली एंगस्ट्रॉम में और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा इसको एंगस्ट्रॉम में रखने का. इस कैलकुलेशन से हम लोग जल्दी से अपना लेमडा नॉट बता सकते हैं. दैट मीन्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड दैट्स गोइंग टू बी 12,400 डिवाइड बाई 4. सो दैट्स गोइंग लाइक 3100 एंगस्ट्रॉम. ऑप्शंस नैनोमीटर में दिए गए सो यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू नैनोमीटर. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक 310 नैनोमीटर. सी ऑप्शन विल बी मैचिंग परफेक्टली.
Question number 4. It says a photo cell is illuminated by some brightness of source which is placed 1 meter away. When the same source is placed half meter away, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो हम जानते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होता है उनका पॉपुलेशन इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. मोर ओवर इंटेंसिटी जो होता है पॉइंट सोर्स के लिए, अगर स्मॉल पॉइंट सोर्स के लिए हम लोग बात करते हैं तो इट्स लाइक 1/r². सो इंटेंसिटीज का रेशियो is going to be ratio of photons or photoelectrons, and which is also going to be like r2 square divided by r1 square. r2 is half, so you can say 1 by 2 square, this is 1 square, so like 1 by 4. So you can claim that n2 is going to be 4 times n1. इसलिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उनकी पॉपुलेशन 4 टाइम्स हो जाएगी. तो ए को मार्क कर दोगे. क्वेश्चन नंबर 5. It says anode voltage of a photocell is kept fixed. The wavelength lambda of light falling on cathode is gradually changed. फोटो करंट जो आने वाला है वो कितना आएगा, लेमडा के साथ कैसे वारी करेगा. वी नो लाइक एक प्लेट यहाँ पर रहता है, यहाँ पर एक प्लेट होता है, यहाँ पर इंसिडेंट फोटॉन्स आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर जा रहे होते हैं. सो यू नो लाइक कि एच एफ की वैल्यू 5 + k ही होता है मैक्स, या फिर हम इसको वोल्टेज से रिलेट कर सकते हैं. अपने को ये पता करना है कि जो करंट आने वाली है वो किस तरह से रिलेटेड होगी वेवलेंथ के साथ में. ओके, सो वी कैन यूज लाइक दिस SC by lambda is equal to 5 + k max. जब वेवलेंथ आपका बढ़ेगा तो आप पाओगे कि ये नंबर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होती रहेगी. सो इंक्रीजिंग वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन्स कम काइनेटिक एनर्जी के साथ में आएंगे, सो दैट कि उनका यहाँ पर रीचिंग जो है वो लीस्ट लाइकली हो जाएगा. सो करंट विल डिक्रीज. सो अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो करंट डिक्रीज करना चाहिए, ऐसा यहाँ से कंक्लूजन किया जा सकता है. क्योंकि वेवलेंथ अगर बढ़ेगा सो काइनेटिक एनर्जी स्मॉल रहेगी और जो अप्लाइड वोल्टेज है अगर वो सफिशिएंट नहीं हुआ तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ नहीं भी पहुँच सकते हैं. सो पॉइंट इज कि वी विल से इंक्रीजिंग लेमडा विल डिक्रीज दिस करंट. और जबकि आप ऑप्शन देखोगे ये दोनों तरह की बात करते हैं, और ये इंक्रीज कराता है, ये इंक्रीज कराता है, जबकि लास्ट ऑप्शन आपको लेमडा इंक्रीज करने के साथ करंट डिक्रीज करता हुआ दिखाया गया. इसलिए आप डी को मार्क कर दोगे. क्वेश्चन नंबर 6. इट सेज कि यूरेनियम 238 न्यूक्लियस है आपके पास, रेस्ट पर है, डिके करता है बाय इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल हैविंग स्पीड u. रिकॉयल स्पीड ऑफ रेसिडुअल न्यूक्लियस अपने को पता करना है. सो इट्स लाइक दिस इज यूरेनियम 238 और ये डिके होने के बाद थोड़ा छोटा हो जाएगा और एक अल्फा पार्टिकल को प्रोड्यूस करता है. ये सब ऑटोमेटिकली होता है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है. तो आप पाओगे कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. सो ये बिफोर स्टोरी है या आफ्टर स्टोरी है. जो हीलियम है वो इधर u स्पीड से जा रहा है, लेट्स से इसकी स्पीड v हो जाती है. अच्छा, मासेस का मतलब ये जो 238 है उसको हम mu में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये 238 के करस्पॉन्डिंग मास हो जाएगा. तो ये 234 बचेगा आपका और ये 4 हो जाएगा. So we will say कि linear momentum must be conserved. Initial momentum 0 था, finally आएगा 234 v plus 4 times u. What we need to find out is v is, so we can find कि v की जो वैल्यू आएगी -4u divided by 234 आ जाएगी. अच्छा, इसने बोला कि रिकॉयल स्पीड बताना. रिकॉयल मीन्स जैसे वो रिटर्न बैक होगा. सो v को अगर हम लोग यहाँ पर लिए होते तो वो डायरेक्टली अपने को आंसर देता अगर हम लेफ्ट साइड को एज्यूम करते हैं. सो रिकॉयल मीन्स नेगेटिव ऑफ v, रिकॉयल स्पीड. और वैसे भी स्पीड पूछा गया है, सो यू कैन से कि v की जो वैल्यू आएगी, सो मॉड व्यू टाइप कर लेने का अपने को. दिस इज गोइंग टू बी 234 रिकॉयल में. सो 4u/238 लिखा है, दैट्स नॉट करेक्ट. 234 C option will be correct. Question number 7 says
At a certain instant, a radioactive sample has a decay rate of this per minute, and after 5 minutes its decay rate changes to this. Decay constant क्या होगा वो अपने को पता करना. So we know कि there is a relation decay rate अगर अपने को पता है dn/dt, तो इसकी वैल्यू लेमडा इंटू एन के बराबर होती है. दैट्स डिके लॉ. सो डिसइंटीग्रेशन पर मिनट आपको दिया गया 5000 और इसकी वैल्यू आएगी लेमडा विच इज़ अ कांस्टेंट एंड द नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन द सैंपल. लेट्स से टी इक्वल टू 0 कहानी थी तो इसको एन नॉट लिख सकते हैं. 5 मिनट लेटर, सो 5 मिनट लेटर पर भी सेम को अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1250 इज इक्वल टू सेम लेमडा. देन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सर्वाइविंग एट दैट मोमेंट. सो ये टी इक्वल टू 0 के लिए था और ये टी इक्वल टू 5 मिनट पर था. अब आप चाहो यहाँ से एन और एन नॉट का रिलेशन निकाल सकते हैं. सो आपस में डिवाइड कर सकते हैं तो अपने को मिलेगा एन नॉट डिवाइड बाई एन, इसको मैंने पहले लिख दिया. और यहाँ से अपने को मिलेगा 500 डिवाइड बाई 125. इनफैक्ट इसको पूरी तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं. सो 4 इज गोइंग टू बी द रिस्पॉन्स. सो वी गॉट टू नो कि जो n की वैल्यू है वो n नॉट बाई 4 आ जा रहा है. और वैसे ही बोल सकते हैं कि अपना t हाफ कितना हो जाएगा. सो यू से कि लाइक इसकी जो वैल्यू है, या फिर अपने को एक और फार्मूला होता है सिंस वी नो कि n की जो वैल्यू होती है वो n नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा इंटू टी होता है. अपने को डिके कांस्टेंट लगना है, दैट मीन्स लेमडा की वैल्यू पता करनी है. सो यहाँ से पता कर सकते हैं n की वैल्यू n नॉट बाई 4 रखने से ये बनेगा 1/4 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी, विच वी कैन से कि ई रेज टू पावर लेमडा टी इज इक्वल टू 4 विच इज 2 रेज टू पावर 2 और 4 लिख के रख सकते हैं. फ्रॉम हेयर लेमडा टी की वैल्यू अपने को मिल जा रही है ln4. लेमडा इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ln2 डिवाइड बाई टी. टी की वैल्यू अपने को मिनट्स में रखनी है, 5 मिनट दिया गया तो ये रख सकते हैं. सो दैट्स गोइंग टू बी 0.4 ln2. ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसको मार्क करना है. ए ऑप्शन जो कि गिवन ऑप्शन है तो मैच कर रहा है. ये जो लिखे हुए गिवन आंसर्स हैं और वी आर जस्ट चेकिंग वेदर दे आर करेक्ट. Question number 8 says, which of the following cannot be imitated in radioactive decay of a substance? So we know कि radioactive decay अल्फा के फॉर्म में होता है, बीटा के फॉर्म में होता है, गामा के फॉर्म में होता है. अल्फा मतलब हीलियम निकलता है और बीटा का मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन्स निकलते हैं, गामा का मतलब एनर्जी निकलती है. तो क्या हीलियम निकलता है? यस. क्या इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं? यस. क्या न्यूट्रिनोज आते हैं? आप जानते हो कि बीटा डिके में न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनोज आते हैं, तो ये भी आता है. क्या प्रोटॉन्स कभी निकलता है? नो. प्रोटॉन्स रिमेन इनसाइड द न्यूक्लियर इटसेल्फ. सो ए विल बी द आंसर विच डज नॉट कम आउट फ्रॉम द न्यूक्लियर. क्वेश्चन नंबर 9 which says suppose an electron is attracted towards origin by this force. K is the constant, R is the distance of the electron from the origin. By applying Bohr model to this system, the radius of the nth orbit of electron is found to be Rn. और काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय Tn. तो अपने को बताना है कि Tn Rn का क्या रिलेशन है n के साथ में. सो बॉर मॉडल अपने को फॉलो करना. देन वी नो कि लाइक mv²/r, ये जो फोर्स होना चाहिए वो k/r के बराबर होना चाहिए. सो और एक दूसरा अपने पास रहता है एंगुलर मोमेंटम स्टफ लाइक mvr, और ये nh/2π होता है. इन दोनों को यूज़ करके हम r और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं. आप यहाँ से ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो अपने को पता चलेगा कि mv²/2 आर से आर कैंसिल हो गया, ये k/2 आएगा जहाँ पर k कांस्टेंट है और यही काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है mv²/2. सो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन n, सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n. सो यहीं से आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन. दैट्स डन. आप चेक कर सकते हो कि आर का जो वैल्यू है वो n पर डिपेंड करेगा. सो यहाँ से पता चला v आपका डिपेंड नहीं करेगा n पर, तो r इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. तो वो भी जस्टिफाई हो जाएगा इस वाले पॉइंट से. r इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू n. सो सी इज द करेक्ट रिस्पॉन्स. आफ्टर दैट क्वेश्चन वी कैन कम टू द 10th वन. इट सेज कि अपने को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ दिया गया है न्यूक्लियंस के साथ.
और ABCDF करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियाई, डिफरेंट न्यूक्लियाइज के बारे में बताया गया. कंसीडर 4 रिएक्शंस. So 1 2 3 4 reactions are given over here. E is the energy released. E किसके लिए पॉजिटिव आएगा वो अपने को देखना है. तो जब ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है. और हम लोग जानते हैं कि इस ग्राफ में ऊपर की तरफ जाने से एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि मोर स्टेबिलिटी अचीव होती है. अब देखोगे ऑप्शन जो अपने को जो ए दिया गया है, ए फर्स्ट पार्ट है, ए प्लस बी मिला करके सी बनेगा तो आप पाओगे ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी और एनर्जी रिलीज होगी. तो इसको आप मार्क कर सकते हो. साथ ही साथ आप सेकेंड पार्ट को चेक करोगे, सेकेंड स्टेटमेंट को, रिएक्शन को. सी अगर डिसइंटीग्रेट होगा इस पर तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी. फिर डी प्लस ई अगर एफ बनाएगा देन यू विल फाइंड कि अगेन एनर्जी रिलीज नहीं होगा. लेकिन अगर एफ डी और ई में जाता है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, एनर्जी रिलीज होगा. 1 and 4 आना चाहिए जो कि सी ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए आप सी को मार्क कर सकते हो. सी इज द गिवन आंसर. 11 says when NPN transistor used as an amplifier what happens to that. तो आप जानते हो कि NPN को अगर हम लोग रफ में ड्रॉ करें तो 2 N रहते हैं और एक स्मॉल सेगमेंट P का रहता है. और यहाँ पर इमीटर होगा, यहाँ पर बेस होगा और यहाँ पर कलेक्टर होता है. हम लोग जब इसको एम्पलीफायर जैसे यूज़ करते हैं देन यू विल फाइंड कि हम E और B को फॉरवर्ड बायसिंग देते हैं और B और C के बीच में रिवर्स बायसिंग करते हैं. तो इसको फॉरवर्ड बायस करने का मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे पॉजिटिव लगाया होगा और यहाँ पर नेगेटिव लगाया होगा, P फॉर पॉजिटिव, जिसकी वजह से आप पाओगे कि यहाँ पर एक फील्ड जनरेट हो जाती है और अपने से पूछता है कि इलेक्ट्रॉन्स होल्स किस तरह से मूव करते हैं. यू विल फाइंड कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो फिर जो होल्स होंगे पी सेल में वो इमीटर की तरफ ट्रांजिशन करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. वी कैन से कि होल्स मूव फ्रॉम बेस टूवर्ड्स इमीटर इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो. इसलिए डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे. बाकी सारों को आप चेक कर सकते हो. डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट रिस्पॉन्स. 12 says if ratio of concentration of electrons to the holes in a semiconductor is this and the ratio of currents are this, then what is the ratio of their drift speed. हम लोग जानते हैं जो current होता है that is NEAV, that's a formula right. और किसी एक सेमीकंडक्टर में है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो दोनों को वही मिल रहा होगा, ई दोनों के लिए वही रहेगा, एन और वी डी डिपेंड करेगा. यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एन एच और आई ऑफ एच होल्स को या फिर इलेक्ट्रॉन्स का किसी का उनका रेशियोज लेना है अपने को. हम लोग लिख सकते हैं करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई करंट बिकॉज ऑफ होल्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू this charge carrier density of electron divided by charge carrier density of holes into drift velocity of electrons drift velocity of holes. ये रेशियो अपना रेडी हो जाएगा. What is given is कि concentration of electrons and holes का रेशियो दिया गया है, that means ये नंबर अपने को 7/5 दिया गया. And ratio of currents is given as 7/4. यहाँ से ड्रिफ्ट स्पीड का रेशियो हम बता सकते हैं. यू विल से कि जो ड्रिफ्ट स्पीड का रेशियो आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 5/4. ए ऑप्शन विल बी द राइट चॉइस. क्वेश्चन नंबर 13. इन द फॉलोइंग विच ऑफ द डायोड्स इज रिवर्स बायस्ड. वी नो बायसिंग को चेक करने के लिए फॉरवर्ड बायस हम तब बोलते हैं जब उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, ये नेगेटिव से कनेक्टेड हो. गलत बोला, रीचेक बोल देता मैं. ये डायोड का सिंबल है, अगर ये P है, P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो उसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं. अब पॉजिटिव नेगेटिव का बेसिकली मतलब होता है हायर और लोअर पोटेंशियल, दैट्स ऑल. अब देखो इसको आपने 0 से कनेक्ट किया है, अगर ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा तो फिर ये फॉरवर्ड बायस होगा और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो फिर ये रिवर्स बायस हो जाएगा. अब देखोगे ये -10 है और ये 0 है तो करंट आपका इधर जाएगा.
ये रिवर्स बायस हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। क्या बोल दिया, फिर से मैं करेक्ट करता कि ये नेगेटिव है और ये ज़ीरो है, तो हायर वोल्टेज आपका ये हुआ, लोअर वोल्टेज ये हुआ, तो करंट आपका ऐसा जाएगा। पार्डन फॉर दिस। सो मैं भी फिर से बोलता हूँ, ये हायर टर्म वोल्टेज हो गया, लोअर वोल्टेज हो गया, तो ये आपका कैसा हुआ, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अगला चेक करते हैं, बी ऑप्शन, ये ज़ीरो पोटेंशियल है और ये आपका पॉजिटिव होगा। सो पॉजिटिव बड़ा होगा और ये छोटा हो गया, तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाएगा, और रिवर्स बायस आपको बताना था। इसको भी चेक कर सकते हैं। इसको देखो, ये 5 वोल्ट है और इसके इधर हायर वोल्टेज होगा क्योंकि ये 10 है, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस का होगा। और इसको देखोगे तो ये -5 है, -12 है। -5 बड़ा होता है तो ये हायर वोल्टेज है, ये लोअर वोल्टेज है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस्ड होगा। तो रिवर्स बायस में आपको केवल बी ऑप्शन मिलता है, जो कि आंसर में भी दिया गया। Question number 14, it says the circuit has two oppositely connected ideal diode in parallel. What is the current flowing through this circuit? Okay, इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया था, वो फिगर वाज नॉट प्रिंटेड, सो इसलिए इसको हम लोग बोनस कैटेगरी में डाल देंगे। इट वाज इनकम्प्लीट क्योंकि सर्किट अपने पास अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, इट सेज इन द सर्किट बिलो A and B represent two inputs and C represents output. So ये इनपुट है, एक ये इनपुट है, ये अपना आउटपुट है, ठीक है। द करंट द सर्किट रिप्रेजेंट्स, कौन से गेट को रिप्रेजेंट करेगा ये अपने को पता करना है। तो हम लोग कैसे पता कर लेते हैं, लेट से 1 को हाई बोलते हैं, तो जब हम इसको 1 देंगे, हाई रखेंगे, और इसको लेट से, या फिर बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, इसको लो करते हैं, इसको भी लो करते हैं, ज़ीरो पोटेंशियल देते हैं, इसको भी ज़ीरो पोटेंशियल देते हैं। तो यहाँ पर कितना मिलने वाला है पोटेंशियल अपने को, तो आप बोलोगे कि ये भी ज़ीरो है और अपना ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो अपने को यहाँ पर भी ज़ीरो मिलने वाला है, आउटपुट भी। ज़ीरो का मतलब क्या है अभी आपको अगली लाइन पे समझेगा। तो लेट्स से कि इसको हमने हाई वोल्टेज रखा और इसको लो रखा। सो अब देखोगे कि ये सिंस ये ज़ीरो था तो ये लो वोल्टेज रहा होगा, तो यहाँ से करंट ऐसा चलेगा। सो जब हमने 0 0 लगाया तो इसका मतलब बेसिकली कोई करंट नहीं जा रहा था, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जब हमने इसको हाई किया तो यू विल फाइंड कि ये से करंट इस तरह से फ्लो करेगा। तो क्या करंट जाएगा? यस, करंट जाएगा। फिर जब इसको 0 1 करेंगे तो क्या यहाँ से करंट जाएगा? यस, करंट जाएगा। जब हम दोनों को अगर ऑन कर देंगे तो क्या यहाँ से करंट जाएगा? यस, करंट जाएगा। सो आप बोलोगे कि इसका कुछ ट्रुथ टेबल ऐसा आ रहा है, 0 0 पर लेट से रिजल्टेंट हमारा 0 आ रहा है, और यहाँ पर भी करंट आया, यहाँ पर भी करंट आया, यहाँ पर भी करंट आया। सो एक्स, ए का इनपुट, बी का इनपुट, सी अपने को कुछ इस तरह से दे रहा है। ये कौन से गेट की बात कर रहा है? ये और गेट की बात कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि और गेट के करस्पॉन्डिंग मैच कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं लाइक कि जब 0 0 लगाया गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अपने को 0 वोल्ट मिलेगा, तो सी बेसिकली इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। सो क्या वहाँ पर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस या फिर नहीं आएगा, ऐसा पॉइंट है। तो अगर हमने यहाँ पर बैटरी हायर लगाया तो यहाँ से अपने को एक पोटेंशियल मिलेगा, और जो कि 0 से डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो ये 1 हो जाएगा। सो आइदर ऑफ द टू में अगर हम लोग हायर वोल्टेज लगाते हैं तो यहाँ पर अपने को हायर वोल्टेज मिलेगा, दोनों को लो लगाएंगे तो अपने को लो मिलेगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर गेट। क्वेश्चन नंबर 16, इट सेज कि एक पीएन जंक्शन डायोड आपने लगा रखा है और एक्ट एज ए रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। अल्टरनेटिंग करंट आपने यहाँ से प्रोवाइड की हुई है। द करंट आई एंड द रेजिस्टर आर कैन बी शोन लाइक दिस, और अपने को उसका ग्राफ देखना है, कैसा ग्राफ बनेगा। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे कि करंट हमारा इस तरह से जाएगा, किस तरह से जाएगा। सो लेट मी ब्रिंग हियर। सो आपका जो इनपुट है, इनपुट कुछ ऐसा रहा होगा, एसी वोल्टेज है, और अब देखोगे जब ये फर्स्ट हाफ में इसको प्लस इसको माइनस बोलेगा तो करंट ऐसे रन करेगा इस वाली लूप के लिए। लेकिन जब ये नेगेटिव वाला लूप आएगा देन इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव, सो देयर विल बी नो करंट रनिंग थ्रू। सिंस देयर इज नो करंट रनिंग थ्रू, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपने को कितना आउटकम मिलने वाला है, या फिर करंट कितना मिलने वाला है? 0। सो इसका मतलब जो फर्स्ट साइकिल होगी, फॉर फर्स्ट साइकिल करंट मिलेगा, फिर इसके बाद जो डाउन वाली साइकिल होगी उसमें करंट 0 रहेगा, फिर करंट मिलेगा, फिर करंट 0 रहेगा।
इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर का एक सिनेरियो है, इसलिए हम इसको मार्क कर देंगे। ये बोलता है कि करंट कांस्टेंट कर देता है, बिल्कुल नहीं। ये बोलता है कि करंट उसी फेज से चलता है जैसा चलता आ रहा था, और ये बोलता है कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, तो हम देख पा रहे हैं कि वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। लॉजिक सर्किट का क्वेश्चन है 17। आपको ए इनपुट दिया गया, बी इनपुट दिया गया, वाई के बारे में पूछा जाता है। सो वेव फॉर्म के फॉर्म में दिया गया। सो अब पाओगे कि ये जो है ना वो लो है और ये हाई है, इसका ये लो है, इसका ये हाई है। तो जब आप ए को हाई और बी को हाई रखते हो तो आपका वाई क्या आएगा, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। इसको आपने 1 रखा है, इसको 1 रखा, तो ये 0 0 का एंट्री हुआ, और ये आपका नॉर है। सो और से आपको 0 मिलेगा, नॉर से 1 मिलेगा। सो 1 1 लगाने से अपने को 1 मिलना चाहिए, जबकि ये देखो 0 बता रहा है पहले वाले पार्ट में, तो इसको स्क्रैप कर देंगे। ये पहले वाले पार्ट में 1 बता रहा है, इसको रिटेन रखेंगे, ये भी 1 बता रहा है, इसको भी रिटेन रखेंगे, ये भी 1 बता रहा है, इसको भी रिटेन रखेंगे। अब नेक्स्ट पर आएंगे, इस वाले टाइम पर ये 0 था और ये 0 रहता है, तो अगर 0 0 रखोगे तो 1 1 आएगा, और 1 1 का आंसर 0 हो जाएगा। सो 1 1 का आंसर 0 आ जाना चाहिए, दैट मीन्स नेक्स्ट लाइन पे 0 जाना चाहिए। ये भी 0 गया, ये भी 0 गया, ये भी 0 गया, बस सही बात है। इसके बाद अगला जब देखोगे तो आपको पता चलेगा ये 0 है, 1 है, तो एक 0 होगा, एक 1 होगा, तो यहाँ पर भी एक आपको 1 0 मिल जाएगा, और उसका आंसर अपने को अगेन 0 मिलेगा। सो नेक्स्ट टाइम के लिए भी 0 आंसर आना चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम में ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये स्क्रैप हो जाएगा। सो इसके बाद हम लोग अगले टाइम को देखेंगे, ये 0 है आपका और ये 1 है। अगेन आप देखोगे 0 पर रखोगे तो 1 0 आएगा, तो इसका आंसर अपने को यहाँ पे 0 मिलने वाला है, तो फिर से 0 आना चाहिए, फिर से 0 आना चाहिए। अब देखोगे कि यहाँ तक 0 तो हम लोगों ने जस्टिफाई किया था, अगले केस में ये 1 आ गया जबकि ये 0 है, तो इसलिए सी जो है ना वो मैच कर रहा है, तो इसलिए सी को मार्क कर देंगे। सिमिलरली हम लोग और आगे तक देखेंगे टिल हम बाकी सबको स्क्रैप ना कर दें, तो अपने को पता चला कि ए बी और डी आंसर नहीं हो सकते, सी आंसर मैच कर रहा है। फिर आपसे पूछता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये किस तरह के गेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये अपने पास ऑप्शन है। तो आप क्या कर सकते हो, ट्रूथ टेबल बना लेने का, और ट्रूथ टेबल से फिर हम जस्टिफाई कर लेंगे। सो अपना ये ए है, दिस इज बी, दिस इज एक्स। जब हम दोनों को 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, लेट्स चेक। 0 0 का आंसर 0 आएगा, सिंस ये नैंड है तो ये 1 कर देगा, ये भी 1 कर देगा, और 1 1 का आंसर 1 आना चाहिए, सिंस ये नैंड है तो इसको 0 कर देगा। फिर आप 1 0 ले लो, तो जब हम 1 0 लेने वाले होंगे तो आप देखोगे जब ये 1 लिया तो 1 1 का इनपुट 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 0 0 का इनपुट 1 हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से 1, इसका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। सो आप देखोगे कि इसको लेने से हमको 1 आ जा रहा है, इसको इंटरचेंज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 आ जाएगा। देन यू टेक 1 एंड 1, अब बोलोगे कि 1 1 का आंसर अपने को 0 0 मिलेगा, 0 0 का आंसर यहाँ पर 1 मिलेगा, सो अल्टीमेटली ये आपको 1 मिल जाएगा। अब देखो ये ट्रूथ टेबल किसके लिए था, तो आपको पता चलेगा ये और गेट का ट्रूथ टेबल है, इसलिए अपने को और गेट मार्क करेगा। 19 says कि ट्रूथ टेबल फॉर द सिस्टम ऑफ 4 नैंड गेट्स। तो 4 नैंड गेट्स, ये जो नैंड गेट है ना इसको यूनिवर्सल बोलते हैं, क्योंकि इससे हम बाकी सारे गेट्स को क्रिएट कर लेते हैं। कई बार आपसे ऐसा बोलेगा कि नैंड गेट को मिला करके और गेट बनाइए, तो दिस इज यूजिंग नैंड गेट वी कैन मेक और गेट। इनफैक्ट यूजिंग नैंड गेट वी कैन क्रिएट ऑल अदर गेट्स, इसलिए इसको यूनिवर्सल भी कहते हैं। सो नैंड गेट 4 यूज़ करके ये बनाया गया, इसका ट्रूथ टेबल क्या जाएगा वो अपने को पता करना है। सो वी कैन चेक ऑन बाय डूइंग लाइक 0 0 एक बार लेंगे, फिर 1 0 लेंगे, फिर 0 1 लेंगे, देन 1 1 लेंगे और डिज़ाइन करेंगे, उससे अपने को पता चलेगा। जैसे 0 0 वाला चेक करते हैं, तो 0 0 अगर आप लोगे तो इसके पास ये 1 1 क्या आएगा क्योंकि नैंड है, और इसका मतलब 1 0 इस पे जा रहा होगा, 1 0 का आंसर फिर से 1 1 1 क्या आएगा क्योंकि नैंड है, 1 1 का आंसर 0 बनेगा करके। सो 0 0 शुड डिलीवर 0, 0 0 इज डिलीवरिंग 0। बाकी ट्रूथ टेबल को देख लेंगे, अगर जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको कैंसिल कर देंगे, जैसे कि बी आंसर नहीं हो सकता है, सी आंसर नहीं हो सकता है। अपने पास 2 ही ट्रूथ टेबल बचे, आइदर दिस बी अदरवाइज ए, ये सी और डी नहीं हुए। सो इनमें से कोई भी एक और डिफरेंस को कैच कर लेते हैं, जैसे कि
0 1 को 1 बोल रहा है, 0 1 को 0 बोल रहा है, तो यहीं से चेक हो जाएगा। एक बार इसको 1 को 1 ले लो और क्रॉस चेक कर लो। तो जब हम 1 को 1 लेंगे तो हमारे इसके फीचर्स बदल जाएंगे। मैं फिर से लिखता हूँ, ये 0 लिया, ये 1 लिया। तो जब 0 1 इस पर एंट्री करेगा सो यूल फाइंड कि ये 1 देगा, क्योंकि नैंड होता है तो 0 देता, एंड होता है तो 0 देता, नैंड है तो 1 देगा। और यहाँ पर आपका 0 जा रहा है, यहाँ पर 1 जा रहा है। 1 1 का आंसर अपने को 0 मिलने वाला है, 0 1 का आंसर 1 मिलने वाला है, और इसका आंसर अपने को 1 मिलने वाला है। सो 0 1 डालने से अपने को 1 मिलना चाहिए, जो कि ये मैच कर रहा है, इसलिए ए मैच हो जाएगा। बी मैच नहीं करेगा क्योंकि वो 0 1 को 0 आंसर बोल रहा था, इसलिए ये भी स्क्रैप हो जाएगा। सो पॉइंट इज वी कैन क्रॉस वेरीफाई बिकॉज वी हैव 4 ऑप्शंस, तो उनमें से अपने को चेक करने में आसानी रहती है। आई वी करेक्टरिस्टिक ऑफ LED इज, LED का आई वी करेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो फॉरवर्ड बाइज्ड होता है, और फॉरवर्ड वाइज में आई और वी का ग्राफ हम लोग जानते हैं कुछ ऐसा जा रहा होता है। सो इसको डी को मार्क कर देंगे। अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग आएगा, बट अगर एक मोनोक्रोमेटिक के लिए देखोगे तो एक आई वी करेक्टरिस्टिक का ये वाला पोर्शन आएगा फॉरवर्ड वाइज को। सो इसको मार्क कर देंगे डी। क्वेश्चन नंबर 21, ये जो 21 क्वेश्चन इट सेज कि इफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इक्वल टू 2 स्टेट इज व्हाट। यू नो कि एनर्जी लेवल्स हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं, एन इक्वल टू 1 होता है, एन इक्वल टू 2 होता है, एन इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। इसके पास जो टोटल एनर्जी होती है -13.6 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये -3.4 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सिमिलरली ऊपर होती है ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को आपको इनफाइनाइट तक ले जाना है तो कितना एनर्जी देना चाहिए। इनफाइनाइट पे ले जाने का मतलब उसकी टोटल एनर्जी 0 कर देना। सो इसके साथ ये टोटल एनर्जी है, सो कितना एनर्जी इसको और दिया जाए सो दैट कि टोटल सम कितना हो जाए 0। सो इसका मतलब अगर हम इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देते हैं तो इसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। दैट मीन्स इट वॉन्ट बी बाउंडेड, नॉट विल बी फ्री। सो इसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। सो 13.6 इज फॉर ग्राउंड स्टेट। तो अगर n इक्वल टू 2 पर होगा तो कितना देने की ज़रूरत है, तो इस स्टेट पर जितना एनर्जी है उतना एनर्जी आप उसको पॉजिटिवली दे दो, सो फिर टोटल एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको देने की ज़रूरत है। सो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बिकम वर आंसर। सो जिस स्टेट पर जितना एनर्जी है, अगर इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है तो नेगेटिव एनर्जी होगी। सिमिलर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आप दोगे तो आयनाइज हो जाएगा, या फिर आप ऐसा बोलो कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकालने के लिए अपने को कितना एनर्जी चाहिए, सो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द नेगेटिव एनर्जी दैट अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल कैरी। क्वेश्चन नंबर 22 सेज कि एक न्यूक्लियस है जिसमें Z की वैल्यू 92 दी गई है और वो सीक्वेंस में अल्फा बीटा और बीटा प्लस इमिट करता है, और रिजल्टिंग न्यूक्लियाई का Z कितना होगा ये अपने को बताना है। तो अपने को केवल Z पे फोकस करना है। अल्फाज को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इससे आपको 8 अल्फा निकलते हुए नजर आए। बीटा प्लस के बारे में देख सकते हो, ट्वाइस बीटा प्लस है। बीटा माइनस के बारे में देख सकते हो, 4 बीटा माइनस है। सो 4 बीटा माइनस हो गए, 2 अल्फा बीटा प्लस हो गए, बाकी 8 अल्फाज हैं। ये चेंज हो रहा है। अब Z की पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है ये अपने को दिमाग में रखना है। आप जानते हो जब एक अल्फा निकलता है तो एक अल्फा से 2 Z वैल्यू कम हो जाती है, और जब बीटा प्लस हो रहा होता है तो बीटा प्लस में आपने देखा था, मैं यहाँ पर इसको फिर से लिख देता हूँ। बीटा प्लस में होता क्या है, बेसिकली पॉजिट्रॉन निकलता है, और पॉजिट्रॉन निकलने के लिए प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में जाना होता है। सो इसमें एक P या Z वैल्यू कम हो रही होती है, जबकि बीटा माइनस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे जाता है और इलेक्ट्रॉन बनता है, तो इसमें एक Z वैल्यू बढ़ रही होती है। तो आपके पास Z की वैल्यू 92 थी, 92 में से -8 × 2 कम हो जाएंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल ये हर 2 से कम करेगा। बीटा प्लस क्या करता है,
बीटा प्लस भी रिड्यूस करता है जेड वैल्यू को बाई 1. सो आप बोलोगे कि दिस इज ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस बाई 1. हाउएवर अल्फा क्या करेगा, बीटा माइनस क्या करेगा, बीटा माइनस की पॉपुलेशन बढ़ाता है तो 4 बढ़ जाएंगे. ये एक नंबर बनेगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो ये जो नंबर है, दिस नंबर इज गोइंग टू बी लाइक 92 माइनस 16 माइनस 2 प्लस 4. -2 + 4 को आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा अपने पास 92 माइनस 14. इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो ये 8 नज़र आ रहा है और ये 7 नज़र आ रहा है. 78 जैसा कुछ आ रहा है, या 78 आंसर भी दिया गया है तो अपना मैच कर जाएगा. सो यू जस्ट काउंट की कितने अल्फा डिके हैं, कितने बीटा प्लस हैं, कितने बीटा माइनस हैं. देन यू नीड टू थिंक अबाउट कि बीटा प्लस, बीटा माइनस और अल्फा किस तरह से जेड को इन्फ्लुएंस करते हैं. The binding next question 23rd says कि binding energy per nucleon of deuterium is known to us, helium is known to us. If two deuteron nuclei react to form a single helium nucleus, energy released would be how much? So 1H2 plus 1H2 मिल करके 2He4 बनाएंगे. So जब ये 2He4 बना रहे होंगे, since ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व में ऊपर जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी. कितना एनर्जी रिलीज होगा उसको हम पता कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि वो बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस से पता किया जा सकता है. सो एनर्जी रिलीज्ड इज गोइंग टू बी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन 1H2, और ये 2 टाइम्स आएगा क्योंकि उसके पास 2 इन्वॉल्व हुए हैं. बाइंडिंग एनर्जी हीलियम के पास कितना है, आपको जो दिया गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया गया है. सो हीलियम के पास 4 न्यूक्लियन होते हैं, उसकी बाइंडिंग एनर्जी 7 है, 2. इनकेस अगर हम लोग ड्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो इसके पास 2 न्यूक्लियाई हैं और इसके पास बाइंडिंग एनर्जी 1.1 है. तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 28 माइनस 4.4, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाए, क्योंकि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है. सो 23.6 के बराबर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 24 विच इज सेकेंड लास्ट. इट सेज स्टार्टिंग फ्रॉम सैंपल ऑफ प्योर कॉपर 66, 7/8 ऑफ इट डिकेज इनटू जिंक इन 15 मिनट. हाफ लाइफ सैंपल का बताना है. तो 7/8 डिके हुआ है, तो अगर 7/8 डिके हुआ है तो 15 मिनट्स में कितना बचा है. कैन वी से कि ये 1/8 तो बचा है. 1/8 इज इक्वल टू 1/2 क्यूब. दैट मीन्स हाउ मैनी हाफ लाइफ हैव बीन यूज्ड. 3 हाफ लाइफ हैव बीन यूज्ड. इसका मतलब है 3 ऑफ टी हाफ इज इक्वल टू 15 मिनट. सो व्हाट इज टी हाफ? दैट इज 5 मिनट. सो हर 5 मिनट के बाद ये हाफ बचता है, सो दैट इज हाफ लाइफ. सो 5 मिनट अपना आंसर आ जाएगा. 5 आंसर देना है इन मिनट. लास्ट क्वेश्चन से इफ रेडियस ऑफ ये एल्यूमिनियम है प्रोबेबली 13 to 27, न्यूक्लियस इज 3.6 फर्मी इज femtometer. Then radius of TE, which is 52 and 125, nucleus is nearly equal to. Now we know कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो R0 a raised to power 1/3 होता है. सो उस पर डिपेंड करता है, और a is total number, this population of nucleons. सो R1 डिवाइड बाई R2 जो हम लोग करने वाले हैं, सो A1 that is 27 और डिवाइड बाई A2 which is 125, this raised to power 1/3 करना होगा. तो जो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन विल फाइंड कि इसको लिखा जा सकता है 3 raised to power 3 डिवाइड बाई 5 raised to power 5 raised to power 3, pardon, this whole raised to power 1/3, so it's basically 3/5. और अपने को पता करना है R2, सो वी कैन से कि जो R2 की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 5/3 टाइम्स R1. 5/3 R1 की वैल्यू अपने को कितना दिया जा रहा है 3.6, सो वी कैन से 5 टाइम्स 1.2
6 फर्मी, तो 6 फर्मी अपना आंसर आ जाएगा और वही अपने को करेक्ट आंसर मिल जाएगा. सो दिस हाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. तो इस पेपर में केवल एक बोनस हुआ है बिकॉज ऑफ फिगर, मिसिंग फिगर, और सारे आंसर्स आर करेक्ट. ओके, थैंक यू.